आज का चर्चा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के बारे में है। इससे पूर्व हम लोगों ने जमींदारी उन्मूलन, बिहार काश्तकारी अधिनियम, इनके बारे में चर्चाएं की और कुछ चीज़ों को जानने का, समझने का कोशिश किया। आज का जो विषय वस्तु है वो है बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय है और कुल धाराओं की संख्या 44 है। तो एक एक कर सबसे पहले हम लोग अध्याय के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस अध्याय में कहां से कहां तक की धाराएं हैं और वो धाराएं क्या क्या कहती है। तो पहला है अध्याय 1। अध्याय 1 में आपको धारा 1 और धारा 2 है। इस धारा 1 में सिंपल सा जो उस एक्ट का नाम और क्षेत्र विस्तार के बारे में बतलाया गया है, और धारा 2 में इस अधिनियम में जो भी शब्द आए हैं, जो भी चीजें हैं, उस शब्द को परिभाषा में परिभाषित किया गया है। अध्याय 2 के अंदर धारा 3 से लेकर के 12 तक है, जिसमें सरकार में जमीन निहित होने के बाद और उसका प्रबंधन और उसका जो परिणाम बिहार के ऊपर हुआ उसके बारे में चर्चाएं हैं। इस अध्याय 2 में धारा 3 से 12 तक का वर्णन है। फिर आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में धारा 13, अध्याय 4 में धारा 14 से 18 तक, अध्याय 5 में धारा 19 से 31 तक, जिसमें आपको कंपनसेशन, जो क्षतिपूर्ति भूतपूर्व जमींदारों को दिया गया, उसके बारे में चर्चाएं मिलती है। अध्याय 6 में धारा 32 से 33 है, जिसमें आपको कंपनसेशन के भुगतान के बारे में बृहद रूप से व्याख्या की गई है। अध्याय 7 है। अध्याय 7 में धारा 34 है, जिसमें भूमि आयोग के गठन के बारे में बतलाया गया है। और अंततः अध्याय 8 है, जिसमें धारा 35 एवं 44, 35 से लेकर के 44 का जिक्र उसमें आता है। तो यही है बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। इसमें हम मुख्य बातों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। जैसे कि इस धारा में मुख्य बातें जो है कि जमींदारी हित और वर्तमान में जो गैर मजरूआ, जो हमारा उद्देश्य है कि गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ बकास्त भूमि के बारे में जो धारणाएं हैं, उस धारणाएं को लेकर के जो इस एक्ट में जो कुछ प्रोविजंस हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे विशेष तौर पर। तो चलिए अध्याय 2 के धारा 5, 6 और 7 के बारे में आज हमारा विस्तृत चर्चा रहेगा कि धारा 5, 6 और 7 क्या कहती है। धारा 5 ये कहती है कि जो भूतपूर्व जमींदार, जिसकी जमींदारी खत्म हो गई, जमींदारी खत्म होने के बाद उसे अपनी वास भूमि को बिहार सरकार में बिना लगान का धारण करने का अधिकार था। अर्थात कि ऐसी भूमि जो भूतपूर्व जमींदार की वास की भूमि थी, उस भूमि को वह रैयत की तरह बिहार सरकार में धारण कर सकता है बिना लगान के ऊपर, या यूं कहिए कि सरकार के द्वारा ऐसी भूमि उन मध्यवर्तियों को बंदोबस्त कर दिया गया। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 कहती है कि गैर मजरूआ खास भूमि, जो उस समय भूतपूर्व जमींदार या मध्यवर्ती के खास कब्जे की जमीन थी, जिसपे वो अपने नौकर के द्वारा या खुद या किसी को रख करके उस पर खेती करवा रहे थे, या जो भूमि उसके कृषि प्रयोजन में थी, ऐसी भूमि को, ऐसी कतिपय भूमि को वो लगान के भुगतान के आधार पर रैयत की तरह धारण कर सकता है, जैसा कि धारा 6 में वर्णन है। उस लगान के निर्धारण के लिए अपर समाहर्ता के यहाँ से लगान निर्धारण की कार्रवाई के उपरांत उसको वो सम्यक लगान के ऊपर उस भूमि को रखने के लिए अधिकार रखते थे। अब धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 ये कहती है कि ऐसी भूमि, जिस भूमि के ऊपर भूतपूर्व जमींदार का कल कारखाना जो उसके ऊपर अवस्थित था, जो भवन अवस्थित था, ऐसी भूमि को भी वो धारण कर सकता था लगान के ऊपर। लगान के ऊपर धारण करना था। और उसी में धारा 7 क और ख है, जो मुख्यतः जानने का विषय है कि जिस जमीन के ऊपर जमींदारी उन्मूलन के 1 वर्ष पूर्व तक हाट, बाजार या मेला लगाया जाता था, ऐसे भूमि को उससे निषेध कर दिया गया है। ऐसे भूमि का मध्यवर्ती को कुछ भी नहीं मिलना था। तो यह है धारा 5, 6 और 7। आगे का चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अब हम लोग आगे इसी वीडियो में
जो धारा 5 है तो उसका हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि धारा 5 में जो वास भूमि को बिना लगान के ऊपर रखने का अधिकार था, तो आखिर ये वास भूमि क्या होती है। देखिए, वास भूमि ऐसी भूमि होती है जो इस अधिनियम में परिभाषित है, जिस भूमि को जमींदार के द्वारा अपने आवासीय प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उस आवासीय भवन या उस आवासीय परिसर के इर्द गिर्द की जो भी जमीनें थी, कोई उद्यान था, बगीचा था, या उसके सटे हुए कोई तालाब था, तो ऐसी सभी भूमि जो है वास भूमि के परिभाषा में आती है। और ऐसा सभी भूमि वो बिहार सरकार में सरकार के द्वारा बंदोबस्त रैयत के रूप में धारण करने का अधिकार रखते हैं। अब आगे आता है धारा 6। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 ये कहती है कि मध्यवर्ती के खास कब्जे की जो अन्य भूमि है, जिस भूमि के ऊपर वो एग्रीकल्चरल काम कर रहा है, कृषि का काम कर रहा है, बागवानी कर रहा है, खुद उसका खाता जो है सो अलग रूप से खोला गया है, ऐसी सभी भूमि को मध्यवर्ती लगान निर्धारण के उपरांत लगान के भुगतान के ऊपर रख सकता है। तो इसमें कौन कौन सी भूमि आएगी? तो सबसे पहले जो धारा 6 है, धारा 6 का जो सब सेक्शन है, जो उपधारा है क, उसके अंतर्गत आता है बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंतर्गत। उसमें जो धारा 16 के अंदर स्वत्वधारी का जो निजी भूमि है, जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण के दौरान जो खाता संधारित हुई, तो जो खास कब्जे की भूमि थी उसका गैरमजरूआ खास खाता अलग संधारित हुआ। उस गैरमजरूआ खास खाते में उस मालिक का नाम होता था या बकास्त दर्ज होता था, और वह उसके खास पोजीशन की भूमि होती थी। और अन्य खेसराओं में जो जमीन परती या बंजर के रूप में हुआ करता था, जिसपे कोई खेती नहीं होती थी या कुछ भी नहीं होता था, तो ऐसे भूमि को गैरमजरूआ खास खाता में रखा जाता था। तो अमूमन सभी मौजा में इस चीज है कि कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण खतियान में गैरमजरूआ खास मालिक की जो जमीन होगी वो मालिक के नाम के साथ गैरमजरूआ खास अंकित होगा और उसका खाता अलग होगा। और जो गैरमजरूआ खास जो जमीन उस समय में लगान से बाहर था या किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया था, ऐसी गैरमजरूआ खास भूमि जो है वह भूमि का अलग खाता संधारित किया गया है। तो यहाँ पे गैरमजरूआ खास मालिक और गैरमजरूआ खास, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि जो भूमि उनके खास दखल पोजीशन में थी, उनके खास एग्रीकल्चरल पोजीशन में थी, जो कृषि के रूप में इस्तेमाल करते थे या खुद अपने जोत आबाद में रखे हुए थे, ऐसी भूमि का अलग खाता संधारित किया जाता था, जिस खाता में या तो मालिक के नाम से ही वो खाता दर्ज होता था खास करके, खास, और सामने में उस जमींदार का नाम होता था जिस जमींदारी में वो जमीन अवस्थित है, या नहीं तो एक सीधा गैरमजरूआ खास कह के खाता खोली जाती थी। तो ऐसी भूमि, जिस भूमि के ऊपर उसका पूर्ण रूप से एग्रीकल्चरल का काम हो रहा था, खुद के द्वारा या किसी नौकर के द्वारा, ऐसी सभी भूमि को उसको लगान भुगतान के ऊपर रखने का अधिकार इस अधिनियम के धारा 6 में प्रावधान दिया गया है। उसके बाद इसी में आता है आपको सेक्शन 6 में जो ख है इसका, उसके अंतर्गत ऐसी भूमि जिसका उपयोग कृषि या उद्यान कृषि प्रयोजन के लिए किया जाता हो, या संपदा या भूधृति के अस्थायी पट्टेदार के सीधे कब्जे में हो, जिसकी खेती स्वयं वो अपने स्टाफ या अपने सेवकों के द्वारा, भाड़े के मजदूरों के द्वारा या भाड़े के स्टाफ के द्वारा करता हो, ऐसी भूमि को जो है लगान के ऊपर वो रख सकते थे। अब इसी में है धारा 7। धारा 7 में भी हम लोगों ने चर्चा किया कि उनको उसमें भी लगान देने के उपरांत वो अपने भूमि को रख सकते थे। धारा 7 में है कि जो भवन, क्योंकि ये मध्यवर्ती के कब्जे का जो कारखाना था, जो मिल था, जो भवन था, उस भवन जिस भूमि पर वो अवस्थित थी, वो सभी भूमि को वो लगान पे धारण कर सकता था इस अधिनियम के सेक्शन 7 के हिसाब से। परंतु उसमें ऐसी भवन जिसको जमींदार
कचहरी के रूप में इस्तेमाल करता था, तहसील के रूप में इस्तेमाल करता था, जहां से वो लगान सम व्यवहार का काम करता था, कार्यालय के रूप में जो चीजें थी, ऐसी भूमि को छोड़कर उससे भिन्न जो उसके ऊपर भवन निर्मित था या उस भूमि के ऊपर खड़ी थी, वह सभी भूमि भवन सहित, जो कि एग्रीकल्चरल गोडाउन के रूप में था, उसमें और औजार रखा जाता था, खेती मजदूरी करने वाले उसके स्टाफ होते थे, तो ऐसे सभी भूमि को जो है सो सरकार ने उपबंध किया इस धारा के अंतर्गत कि जमींदार जो है लगान भुगतान के उपरांत ऐसी भूमि को अपने पास रख सकते हैं। तो यही है धारा 5, 6 और 7, जिसके अंतर्गत गैरमजरूआ जमीन के ऊपर, गैरमजरूआ खास जमीन के ऊपर भूतपूर्व जमींदार का स्वत्व व अधिकार स्थापित हुआ। बाद में ऐसी ही भूमि को जो उनके पास थी, अगर जमींदार के द्वारा किसी अंतरिति को अगर दिया गया है, किसी व्यक्ति को अगर वो लिख दिए हैं, बेच दिए हैं जमींदारी उन्मूलन के पश्चात, तो उस पे उसका जो स्वामित्व है वो बिल्कुल वैध है। और ऐसे केस में आप अपने सभी दस्तावेजों को इस आधार से आप देख सकते हैं। उसके लिए आप पहले के वीडियो में भी मैंने चर्चा कर दिया है कि जमींदारी रिटर्न, तरमीम खतियान और फील्ड बुझारत, इस 3 दस्तावेज में उन खेसराओं के एंट्री से आप इन बातों को समझ सकते हैं कि जमींदार का हित उस जमीन के ऊपर में क्या था।